हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के पाठ 1 के बारे में, फसल उत्पादन और प्रबंधन के रिवीजन के बारे में। जैसा कि हम इस पाठ को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, मैंने इस पाठ के प्रश्न उत्तर को भी आप लोगों को समझा दिया था, लिखवा दिया था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को उन सभी वीडियोज से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर बच्चों अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो चैनल पर विजिट करें और जाकर वीडियो को देख लें। आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और बाकी आप लोग यहाँ पर रिवीजन तो परफॉर्म कर ही रहे हो, तो अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने तो आपको यहाँ पर भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं, रिवीजन करते हैं पाठ 1 के बारे में, यानी कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में। जैसा कि हमारा टाइटल है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसमें हमें यह जानना है कि फसल का उत्पादन कैसे किया जाए, कैसे हम फसल की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम फसल जब उगाते हैं तो कौन कौन सी जो हमें परेशानियां आती हैं उससे निपट सकते हैं, या फिर कौन कौन से चरण हैं जिनसे होते हुए हमें फसल को उगाना चाहिए। साथ ही अगर फसल उग गया है तो कैसे उसका प्रबंधन करना चाहिए, जिससे कि हमने जो 4-5 महीने मेहनत की है फसल उगाने में वो हमारा बर्बाद ना हो। तो चलिए समझते हैं, जानते हैं इस पार्ट को शॉर्ट रिवीजन से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया बच्चों की फसल की हमें जरूरत क्यों है। हमारे दिनचर्या के अंदर आप लोग देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक कम से कम हम 3 बार खाना तो खाते ही हैं। और खाना हम क्यों खाते हैं? जिससे हमें मिलती है बेटा ऊर्जा। कोई भी ऐसा जीव आपको आसपास में दिखाई नहीं देगा जिसको ऊर्जा की आवश्यकता ना हो। मैं अगर बात करता हूं एक छोटे से छोटे जीव की और एक बहुत बड़े जीव की, मान लीजिए मैं हाथी का एग्जाम्पल लेता हूं, तो सभी को बच्चों खाने की आवश्यकता होती है। जो छोटा जीव होता है वो कम खाता है, कम कार्य करता है, और कह सकते हैं उसको ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। जो बड़े जीव होते हैं वो ज्यादा खाता है, शरीर बड़ा है उसका, और ज्यादा कार्य कर सकता है। तो कहने का मतलब जितना बड़ा शरीर उतनी ज्यादा उसको भोजन की आवश्यकता होती है। तो सभी जीव, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन सभी को भोजन की आवश्यकता है। ये भोजन की आपूर्ति कैसे की जाए, तो हमने पढ़ा था हमारे आसपास में विशेष प्रकार के जो है भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं। हम जो है सर्वाहारी में आते हैं बच्चों। हमने क्लास 6-7 में पढ़ा था भोजन की विभिन्न विधियों के बारे में। हमने जाना था कि भोजन के आधार पर हम कैसे जीवों को वर्गीकृत करते हैं, सर्वाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी में। मांसाहारी जीव सिर्फ मांस खाते हैं, शाकाहारी जीव सिर्फ और सिर्फ जो पौधों से प्राप्त होने वाली चीजें होती हैं, सब्जियां, फल इत्यादि, वो खाते हैं। वहीं पर सर्वाहारी यानी कि मैं और आप, या फिर अन्य भी जीव जंतु, जैसे कि मान लीजिए हम कुत्ता बिल्ली की भी बात कर लें, तो वो भी सर्वाहारी में आते हैं, क्योंकि वो मांस भी खा लेते हैं, साथ ही बच्चों पौधों से मिलने वाली चीजें भी खा लेते हैं। तो सभी को जो है भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन जो है बच्चों हमें फलों के रूप में, सब्जियों के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं अनाज के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये अनाज हमें मिलते कहाँ से हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम बहुत पहले की बात करते हैं, आदिवासी टाइम की बात करते हैं, तो उस समय हम फसल उगाते नहीं थे, हम खेती करते नहीं थे। हम क्या करते थे, जहां पर मतलब रहते थे हम, वहां पर पेड़ पौधों से जो चीजें हमें मिल जाती थी, जानवरों को मारकर जो मीट मांस हमें मिल जाता था, हम खा लेते थे। फिर जब वो सब चीजें वहां पर खत्म हो जाती थी, हमने जानवरों को मार दिया, हमने जो है वहां पर पेड़ पौधों के सभी फल, सभी जो सब्जियां उनको खा लिया, फिर हम दूसरी जगह चले जाते थे। पहले हम अनाज उगाना नहीं जानते थे, फिर धीरे धीरे हमारा विकास हुआ, हमने अनाज उगाना सीखा, खेती करना सीखा। खेती तो अभी भी हमें आती है, पर क्या सही तरीका हमें आता है? तो इस चैप्टर के अंदर हम सही तरीके से खेती करने के बारे में जानेंगे। तो वही कह रहा है कि आप बूझो, और जो पहेली है, दोनों भाई बहन है जो दोनों के दोनों गांव जाते हैं गर्मी के ऋतुओं में और मौसम में, आप कह सकते हैं, और वहां पर जाकर वो देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की फसलें खेतों में लहला रही होती हैं, और वो वहां पर जो है विभिन्न प्रकार के औजार देखते हैं, तो उनके दिमाग में घंटी बजती है कि ये औजार किस लिए है। तो हमने भी देखा होगा जब खेती होती है बेटा तो अलग अलग औजारों की जरूरत होती है। आपने खेतों में ट्रैक्टर्स को चलते हुए देखा होगा, आपने किसानों के हाथ में खुरपी या फिर जो दराती होती है उसे देखा होगा। ये सब विभिन्न प्रकार के औजार होते हैं जो जरूरी होते हैं किसानों के लिए। तो यही सारी बातें हैं। अब हमारा जो देश है बेटा वो बड़ा हो गया है। बड़ा मतलब आप भौगोलिक स्तर पर बड़ा नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जनसंख्या के स्तर पर बड़ा हो गया है। जनसंख्या दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन बढ़ने से क्या हो रहा है, जगह की कमी हो रही है, फसल का उत्पादन नहीं हो रहा है,
हर एक बंदा जो चाहता है कि मैं इंजीनियर, डॉक्टर बनूं, बड़े पोस्ट पर जाऊं, मोटा पैसा कमाऊं, कोई भी खेती करना नहीं चाहता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर मैं और आप खेती नहीं करेंगे तो फसल कैसे उगाएंगे? अगर हम फसल नहीं उगाएंगे तो फिर फसल हम तक पहुंचेगा कैसे? हम लोग खाना क्या खाएंगे? यही वजह है बेटा कि आपके चैप्टर के रूप में इसे डाला गया है, जिससे आपको यह समझाया जा सके कि हमें फसल के उत्पादन की क्यों जरूरत है। यहाँ पर बेटा घुमक्कड़ प्रजाति के लोगों के बारे में बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे भी अभी भी हैं बेटा जो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते हैं अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए। हालांकि ऐसे हम पहले थे, अब नहीं रहे। अब हमारे पास एक घर होता है, हम बाहर से चीजों को खरीद कर लाते हैं, घर पर बनाते हैं, खाते हैं और एक जगह पर टिक कर रहते हैं सालों साल, कई साल। कई लोग तो ऐसे हैं कि एक ही घर के अंदर पूरी जिंदगी बिता देते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बेटा एक जगह से दूसरी जगह तक हमें मजबूरन जाना ही पड़ता था। कोरोना के समय में भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे परिवार को पलायन करना पड़ गया था, उनको शहरों को छोड़ छोड़ कर जाना पड़ गया था। वो शहर छोड़कर अपने गांव जा रहे थे। क्यों जा रहे थे ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि उनको यहाँ पर पैसे प्राप्त नहीं हो रहे थे, खाने की कमी हो रही थी। तो कहीं ना कहीं उनके आसपास में उन्होंने ये सब चीजें देखी कि पोषण तत्व या पोषक तत्व अगर नहीं मिलेंगे तो हमारा क्या होगा, तो वो गांव चले गए। तो वही कह रहा है पहले भी ऐसे होते थे। उसके बाद आता है कि फसल क्या होते हैं बेटा। फसल जब भी कभी भी एक ही समान पौधों के हम बहुत बड़े समूह की बात करते हैं जो खेत में एक साथ बहुत बड़े स्तर पर लगाया जाता है, उसे हम फसल कहते हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी भी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए या लगाए जाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। तो ये बेटा फसल की परिभाषा है। आप ये ध्यान रखें, फसल का मतलब ये नहीं कि छोटे छोटे पौधे, फसल का मतलब बेटा पेड़ भी हो सकते हैं। आम की भी फसल उगाए जाते हैं, अमरूद के भी फसल उगाए जाते हैं, जो हमारे सेब संतरे हैं बेटा उनकी भी फसल उगाए जाते हैं। तो फसल दिमाग में ये ना डाल लें कि हमने खेतों में देखा है कि फसल तो बस छोटे छोटे होते हैं या फिर हमारे साइज के होते हैं, बहुत पतले पतले होते हैं। ऐसा दिमाग में बिल्कुल भी ना डालें। सिंपल परिभाषा ये कहती है फसल की कि एक ही प्रकार के पौधे जब बड़े पैमाने पर किसी भी क्षेत्र में लगाए जाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। फसल में बेटा हमारे पास अन्न भी आता है, सब्जियां भी और फल भी। क्लियर हो गया। अब फसल हमारे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके के उगाए जाते हैं। समय के हिसाब से भी अलग अलग होते हैं फसल, साथ ही बेटा भौगोलिक स्तर के हिसाब से भी अलग होते हैं। कई जगहों पर जो है वो चावल ज्यादा होता है, कहीं पर मक्का ज्यादा होता है, कहीं पर गन्ना ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से वो भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से है। कई जगहों पर जो है वो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी चीजें उगाई जाती हैं, लेकिन वो अलग अलग मौसम में। तो हमारे भारत के अंदर मौसम के आधार पर फसलों को दो भागों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है फसलों को, दो वर्गों में। पहला है बेटा खरीफ फसल, जो कि वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, जैसा ऋतु अभी चल रहा है, यानी कि जून से लेकर आपके सितंबर तक का मौसम। जून से सितंबर का मौसम खरीफ का होता है, यानी बारिश के ऋतुओं में इन्हें उगाया जाता है। वजह आती है यहाँ पर क्यों? क्योंकि इन फसलों को बेटा पानी की ज्यादा मात्रा की जरूरत होती है, जो कि सिंचाई से पूरी नहीं की जा सकती है। तो वर्षा से क्या होती है, बहुत सारा पानी मिलता है हमें, तो उससे इनकी सिंचाई अच्छी तरीके से हो पाती है प्राकृतिक तौर पर। तो हम कह सकते हैं कि ये वो फसल होते हैं जो बारिश के समय में उगाए जाते हैं और इनको सर्दी आते आते काट लिया जाता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर तक जाते जाते हम काट लेते हैं। यानी जून जुलाई में अगस्त में लगाते हैं और लगभग 3-4 महीने में कोई भी फसल जो है बेटा पूरी तरीके से पक जाती है, उसको फिर काट लिया जाता है। पकना मतलब होता है तैयार होना। पकने का मतलब ये नहीं कि पका पकाया खेतों में मिल जाता है, पकने का मतलब है बेटा यहाँ पर तैयार होने से। तो 3-4 महीनों में तैयार हो जाती है और फिर हम उसे काट लेते हैं। तो खरीफ फसल यहाँ पर देखो जून से लेकर सितंबर तक, और इसके उदाहरण बेटा 2-4 आप याद रख लेना, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। और मोटे तौर पर आपको मैं बताऊं, जो आपको फल या सब्जियां या अनाज बेटा ध्यान से सुनना, जो फल सब्जियां अनाज या दालें आपको सर्दियों में ज्यादा मिलती है, समझ लीजिए वो खरीफ की है, क्योंकि उन्हें बारिश के मौसम में लगाया गया होगा, सर्दी आते आते काटा गया और जैसे ही काटा गया वैसे वो मार्केट में आ गए, हम तक पहुंच गए। जैसे मूंगफली बेटा आपने देखा होगा, आप जो है नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च तक भी खाते हो। क्यों? क्योंकि ये काटा गया था
आपके अक्टूबर नवंबर में 3-4 महीने तक मार्केट में घूमता है ये, उसके बाद इसकी कमी आ जाती है, फिर हम दूसरे फसल और दूसरी सब्जियां खाते हैं। ऐसे बेटा फिर आता है रबी फसल। रबी फसल जो होते हैं वो जनरली शीत ऋतु में उगाए जाते हैं, यानी कि सर्दियों के मौसम में इन्हें उगाया जाता है और गर्मियों के मौसम तक आते आते काट लिया जाता है। जैसे कि बेटा गेहूं को जो है नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और बेटा जाते जाते जो है आपका जनवरी फरवरी मार्च यहाँ तक पक जाता है। मार्च में कटना शुरू हो जाता है और मार्च से लेकर आप लगा लो अप्रैल के स्टार्टिंग तक काट लिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से इसकी खेती होती है। तो उदाहरण के तौर पर हो गया गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी। और समय बेटा याद रखना अक्टूबर से मार्च होता है, यहाँ पर बेटा जून से सितंबर होता है। उसके बाद कहता है इसके अलावा और भी कुछ हैं जो अलग अलग मौसमों में अलग अलग समय पर उगाई जाती है। अब आता है आधारित फसल पद्धति क्या होती है। आधारित फसल पद्धति है बेटा जो मौसम के आधार पर लगाई जाए। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं जो ना बारिश के मौसम में गेहूं लगाऊं, तो मेरी मूर्खता ही होगी बारिश के मौसम में मैं गेहूं लगाऊं, क्योंकि गेहूं को ज्यादा पानी की जरूरत है नहीं। और जब मैं खेतों में गेहूं को लगाऊंगा बेटा तो खेतों में पानी भर जाएगा और गेहूं की फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं बेटा आधारित गेहूं पद्धति, फसल पद्धति। यस, आधारित फसल पद्धति यानी एक ऐसी पद्धति बेटा जिसके अंदर फसल आधारित होता है मौसम पर, समय पर। तो यहां पर ये हमेशा याद रखें कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो चावल है उसको हम शीत ऋतु में ही क्यों उगाते हैं। शीत ऋतु में उगाते हैं, वर्षा में उगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। चावल कैसा फसल है बेटा, खरीफ फसल है। तो ये याद रखें, रबी फसल शीत ऋतु में, खरीफ फसल जो है बेटा वो आपका आता है किसमें, वर्षा ऋतु में। तो जो चावल है वो वर्षा ऋतु में आता है। तो वर्षा ऋतु में ही चावल को क्यों उगाते हैं, क्योंकि चावल को ज्यादा पानी की जरूरत होती है जिससे कि वो सिंचाई अपने आप प्राकृतिक तौर पर कर पाए खुद का। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना, हमेशा ही ध्यान रखना है, ध्यान देने वाली बात है। चावल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद आता है कि कृषि पद्धति क्या होती है। अब एक बात देखो, जैसे आप खाना बनाते हो तो उसका एक प्रॉपर स्टेप होता है, जिसके लिए आप सब्जियां खरीदते हैं, फिर लाकर धोते हैं, काटते हैं, छांटते हैं, फिर बनाते हैं। ऐसे बेटा फसलों को तैयार करने के लिए मुख्य चरण होते हैं, जिनके बारे में मैंने डिटेल में बताया भी था आपको। मुख्य चरण में सबसे पहले है मिट्टी तैयार करना, मिट्टी को हल्का करना, उसकी मिट्टी को पलटना। मिट्टी को तैयार क्यों किया जाता है, जिससे कि मिट्टी बेटा हल्की हो जाए। कई समय तक जो है मिट्टी खाली रहने की वजह से उसकी जो ऊपरी सतह होती है वो टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आप बीज डालोगे तो वो बीज अंदर तक नहीं जा पाएगी, उनकी जड़ें जो है ना फैल नहीं पाएंगी। इसलिए मिट्टी को हल्का करना पड़ता है। मोटे मोटे ढेले होते हैं, मोटे मोटे जो क्रम्स होते हैं उनको तोड़ना पड़ता है। मिट्टी को बेटा हवादार बनाना पड़ता है, जिससे कि उसके अंदर पोषक तत्व आसानी से जा सके, सिंचाई करो तो पानी अंदर जा सके आसानी से। उसके बाद अगर मिट्टी हल्की होगी बेटा तो उसके अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जैसे कि बेटा केचुए जैसे हमारे जो मतलब आप कह सकते हो किसान के लिए जो अच्छे मित्र कहलाते हैं, किसान के लिए अच्छे मित्र जो है वो पनप सके वहां पर और खेती में मदद कर सकें। तो मिट्टी तैयार करना हमारा सबसे पहला अहम अभिन्न भाग होता है, जिसको हम तैयार करते हैं और उसके बाद फिर अगले चरण तक पहुंचते हैं। मिट्टी को तैयार करने के लिए हम हल की मदद लेते हैं। हल से बेटा मिट्टी को पलटा जाता है, मिट्टी जो है वो कोर दिया जाता है, मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। यानी कहने का मतलब मिट्टी तो अपने आप में ही बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी हमारे धरती के ऊपर मिट्टी मिट्टी दिखाई देती है, लेकिन मिट्टी के अंदर भी छोटे छोटे कण होते हैं। तो अगर मिट्टी के डले होंगे बेटा, बड़े बड़े भारी भारी मोटे मोटे हिस्से होंगे, तो बीजों का उग पाना मुश्किल होगा, तो मिट्टी को इसलिए तोड़ा जाता है। तो हल की सहायता से ऐसा किया जाता है। साथ ही हमेशा ये याद रखें बेटा, मिट्टी की सिर्फ ऊपरी सतह जो परत होती है, सतह मतलब ऊपरी जो सतह होती है, परत होती है, सिर्फ वही उपजाऊ होती है। ये लिखा हुआ है क्योंकि कुछ सेंटीमीटर की परत ही जो है वो उपजाऊ होती है, तो इसीलिए उसको पलटना जरूरी है। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि मिट्टी की जुताई क्यों जाती है, पलटा क्यों जाता है, तो आप बता देंगे कि मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है सिर्फ वही उपजाऊ होती है, तो इसीलिए मिट्टी के अंदर उन सभी उपजाऊ क्षमता को मिलाना जरूरी होता है, तो पलटा जाता है। फिर आता है जुताई। क्या होता है जुताई? मिट्टी को पलटने की वो प्रक्रिया है जिसमें अंदर की मिट्टी को बाहर, बाहर की मिट्टी को अंदर करके मिलाया जाता है, जिससे कि मिट्टी के बड़े बड़े हिस्से छोटे हिस्सों में टूट जाए, सिंचाई आसानी से हो पाए, सूक्ष्म जीव आसानी से उपज मतलब ग्रो कर पाए वहां पर। उसके बाद है बेटा वहां पर कृषि औजार। वो औजार जिनका इस्तेमाल हम कृषि के लिए करते हैं उसे कृषि औजार कहते हैं। उसमें हमारे पास है बेटा हल। हल एक ऐसा
औजार है जिसका हम बहुत समय से उपयोग कर रहे हैं। इसकी सहायता से मिट्टी को हल्का किया जाता है। खरपतवार जो कि अवांछनीय पौधे होते हैं बेटा, जो खेतों में अपने आप उग जाते हैं, उनको हटाया जाता है। साथ ही बेटा इसके प्रयोग से बीजों को भी मिट्टी में दबाया जाता है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। इसके अगले हिस्से को बेटा कहते हैं फॉल। क्या कहते हैं? फॉल, जो कि बना होता है लोहे का। लोहे का ही क्यों बनाते हैं, हमने डिटेल स्टडी में पढ़ा था, क्योंकि लोहे बेटा मजबूत धातु होते हैं और ये मिट्टी को कोरने में मदद करते हैं। अगर लकड़ी से बनाएंगे हम, तो लकड़ी को चाहे कितना भी नुकीला बना दो, मिट्टी से बार बार वो बेटा लकड़ी का अगला हिस्सा टूट जाएगा, जिसकी वजह से उसकी धार बार बार खत्म हो जाएगी और हल हर बार जो है खराब हो जाएगा। इसीलिए हल हमेशा आगे तक काम करे, समय आप कह सकते हो कि काफी लंबे समय तक काम करे, इसीलिए लोहे का आगे से जो है फॉल लगाया जाता है। उसके बाद लकड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसको बैलों के ऊपर लगाया जाता है, उसे कहते हैं हल साफ्ट। वैसे साफ्ट कहा जाता है, यहाँ पर सैफ्ट लिखा हुआ है। उसके बाद बेटा कुदाली है। कुदाली जो आपने फावड़ा सुना होगा, मिट्टी को पोला करने के लिए करते हैं, हाथ से लोग चलाते हैं कुदाली। लेकिन ये कुदाली जो है वो बड़े स्तर पर खेती करने के लिए कुछ ऐसे प्रयोग में लिए जाते हैं जिसको बिल्कुल हल के समान ही प्रयोग में लिया जाता है। उसके बाद आता है बेटा कल्टीवेटर्स, जो बड़े बड़े मशीन्स होती हैं और इनको जो है ट्रैक्टर की सहायता से या जेसीबीज वगैरह की सहायता से, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनके सहायता से जो है प्रयोग में लिया जाता है। उसके बाद अगला आता है हमारे पास बुआई का चरण, यानी आपने क्या किया, मिट्टी को हल्का कर दिया। अब आप क्या करेंगे, मिट्टी के अंदर बीज डालेंगे बेटा। बीज डालने के स्टेप को ही बुआई कहते हैं। जब बीज को डाला जाता है बेटा, तो हमेशा याद रखें उसके लिए बीज की गुणवत्ता का चयन किया जाता है। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा बेटा, सही क्वालिटी का बीज नहीं होगा, सही गुणवत्ता का नहीं होगा, तो आपने जितनी भी मेहनत की वो सब मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसके लिए क्या करना होता है, बीज को जो है पानी में डालकर चेक करना पड़ता है। पानी में जो बीज ऊपर तैरने लगते हैं बेटा, वो बीज खोखले होते हैं, खराब होते हैं, उनसे कभी भी जो है फसल नहीं उगाई जा सकती है। इसीलिए उन बीजों को हटा दिया जाता है। जो बीज अंदर डूब जाते हैं वो बीज भारी होते हैं, अंदर से स्वस्थ होते हैं, उन बीजों की मदद से फिर फसल उगाया जाता है, खेती की जाती है। तो वही कह रहा है कि ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब कह रहा है क्या कि तरीके कितने हैं हमारे पास। तरीकों में आता है पहला बेटा परंपरागत तरीका, जो पुराना तरीका है। इसमें क्या किया जाता था, हल की सहायता से एक कीप लिया जाता था। इसमें दो लोगों की सहायता लेनी पड़ती थी, एक हल चलाता था, दूसरा बेटा इस कीप के अंदर बीज डालता था। तो बीज जब इसमें डालेगा तो फनल से, यानी कि ये जो कीप जैसी संरचना है, इससे मिट्टी के अंदर चला जाता था और ये इंसान मिट्टी के अंदर डालते हुए पैरों से मिट्टी को इधर उधर करता था, जिससे कि वो बीज मिट्टी में ढक जाए, दब जाए। इसमें मेहनत ज़्यादा होती थी और जो रिजल्ट है बेटा, फल जो है वो कम मिलता था। वहीं पर बाद में आया बेटा सीड ड्रिल्स। सीड ड्रिल्स जो है वो एक कह सकते हो मशीनी युग के अंदर आने वाला एक क्रांतिकारी बदलाव था, जिसने खेती को बहुत, मतलब आप कह सकते हो अगले चरण तक पहुंचा दिया। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आप जैसे शेप देख रहे हो बेटा, ये इसमें पाइप जैसी संरचना होती है और छोटी छोटी जो है यहाँ पर छेद होते हैं। इन छेदों से क्या होता है, बीज ऊपर फनल लगा होता है, ऐसे करके इसमें बीज डाल दिया जाता है। ये बीज बेटा इस पाइप से जो है ऐसे करके इन जगहों में जाता है और ये जो छोटे छोटे हिस्से दिखाई दे रहे हैं, इनसे बीज जो है अंदर की तरफ चले जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आप देख सकते हो फनल में सिर्फ एक ही हिस्सा था, इसमें बहुत सारे हिस्से हैं, इसीलिए एक साथ बहुत सारे बीजों को बोया जा सकता है, जबकि फनल वाले में एक बार में सिर्फ कुछ ही बीजें एक कतार में लगती थी। क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा आ गया हमारे पास अगला चरण। और हाँ, ये ध्यान रखना बेटा, सीड ड्रिल से फायदा ये भी है कि बीजों की मात्रा हर जगह पर समान होती है। हाथ से जब डाला जाता तो बीज कहीं ज़्यादा हो जाते थे, कहीं कम, और जहाँ बीज ज़्यादा हो जाते थे फसल ज़्यादा उग जाती थी वहाँ पर, जिससे क्या होता था कि एक फसल दूसरे फसल के पोषक तत्वों को लेने लग जाते थे और एक साथ में बहुत सारे फसल उगने से कोई भी फसल जो है वो सही से विकसित नहीं हो पाते थे। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कभी, तो वहाँ से फसलों को हटाकर दूसरी जगह लगाया जाता है या फिर फसलों की मात्रा को वहाँ पर कम कर दिया जाता है। उसके बाद आता है बेटा, फसल के लिए आपने बीज लगा दिया, ठीक है। अब बीज को पोषण तो चाहिए, तो पोषण तो मिट्टी में होता है पर बहुत कम मात्रा में होती है। कई बार तो मिट्टी के अंदर उपजाऊ क्षमता बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, जिसे आप बंजर मिट्टी कहते हैं बेटा।
बंजर भूमि कहते हैं। वहां पर जो है मतलब आप कितना भी आप उर्वरक और खाद डाल दो, लेकिन अगर मिट्टी की खुद की ताकत नहीं होगी तो आप वहां पर फसल नहीं उगा सकते हो। तो वही कह रहा है कि खाद एवं उर्वरक मिलाना। आप क्या करेंगे, जहां पर मिट्टी के अंदर कुछ उपजाऊ क्षमता है तो उसमें हम खाद और उर्वरक मिला सकते हैं। आप मोटे तौर पर ऐसे समझ लो बेटा, जो इंसान मर गया है उसको आप दोबारा किसी भी तरीके से जिंदा नहीं कर सकते हो, लेकिन जो इंसान मरने वाला है उसको आप विभिन्न तरीकों से बचाने की कोशिश कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि मिट्टी की खुद की अगर उपजाऊ क्षमता नहीं होगी तो कितना भी आप खाद और उर्वरक मिला लो उसमें, वो कभी भी फसल उगाने में सक्षम नहीं होगा। इसीलिए मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाए रखना चाहिए, उपजाऊ क्षमता को बनाए रखना चाहिए, जिसके लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग भी हम सीखेंगे। तो वही कह रहे हैं, खाद क्या होता है? खाद जो है एक जैविक पदार्थ है बेटा, जिसको खेतों में तैयार किया जाता है। इसको मिट्टी खोद कर गड्ढा बनाया जाता है, उसमें जो है बहुत सारे जैविक पदार्थों को डाला जाता है। जैसे किचन का उत्पाद होता है बेटा, जैसे कि रसोई घर का बचा हुआ सामान, आपकी जो है बची हुई सब्जियां, बची हुई जो फल हैं या सड़ी हुई सब्जियां, उनको डाल दिया जाता है। गाय भैंसों के जो मल होते हैं बेटा, जिसे आप गोबर कहते हैं, वो उनको डाला जाता है। थोड़ा बहुत पानी डाला जाता है, जिससे उसमें वहां पर सूक्ष्म जीव पनपते हैं और वहां पर जो विभिन्न जैविक पदार्थ आपने डाले हैं वह वहां पर अवघटित होता है, वहां पर सड़ते हैं, गलते हैं, और जिससे कि नए पदार्थों का उत्पादन होता है, सूक्ष्म पदार्थों का। वो सूक्ष्म पदार्थों को फिर खेतों में डाल दिया जाता है, जिसे कहते हैं बेटा हम खाद। उर्वरक क्या होता है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जिन पदार्थों को कंपनियों में तैयार किया जाता है। हालांकि इनकी मात्रा बहुत कम चाहिए होती है, पर खाद जैसे अच्छे नहीं होते हैं। उर्वरक की मात्रा अगर जरूरत से ज्यादा आप इस्तेमाल में ले लेते हैं तो बेटा फसल बर्बाद हो जाती है, जल प्रदूषण का कारण बनता है। और अगर फसल ज्यादा अवशोषित कर ले उर्वरक को, और अगर हम उन फसलों को खा लें, उन बीजों को खा लें, तो बेटा हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। कैंसर जैसी बीमारियां भी इससे हो सकती हैं। तो इसीलिए उर्वरक का प्रयोग ज्यादा हमें नहीं करना चाहिए। चलिए जरा हम इन दोनों के बारे में अब डिटेल में समझ लिए। क्रियाकलाप वगैरह ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फसल चक्रण के बारे में पढ़ते हैं। फसल चक्रण क्या होता है? फसल, जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, लगातार एक ही प्रकार के फसल बार बार अगर हम उगाएंगे तो मिट्टी के अंदर एक ही प्रकार के पोषक तत्वों की कमी बन जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो उससे होगा क्या बेटा, दूसरे फसल भी आप नहीं उगा पाओगे। इसीलिए एक तरीका तो यह है कि कुछ नियमित समय के बाद आपको खेतों को खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे कि हवाएं जब चलती हैं बेटा तो दूसरी जगह की उपजाऊ मिट्टी जो है वो वहां तक पहुंच सके। मिट्टी जो है आपस में इधर उधर मूव करती है, हिलती डुलती है, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता दोबारा बरकरार हो जाती है। कई लोग इतने लालची हो जाते हैं फसल उगाने के चक्कर में कि वो कभी भी 10 दिन के लिए भी फसल को काटने के बाद खेतों को खुला नहीं छोड़ते हैं, जिससे कि वहां की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। और इससे होगा क्या, इससे वहां की मिट्टी बेटा बंजर पड़ जाती है। इसीलिए वहां की मिट्टी को या तो खाली छोड़ना चाहिए, या फिर दूसरा तरीका यह है कि अगर मान लीजिए आप एक ही साल के अंदर 2 या 2 से ज्यादा खेती भी करना चाहते हैं जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो बेटा आप खेती के अंदर बदल बदल कर फसलों को उगाए। कभी आपने चावल उगाया तो कभी गेहूं उगाया तो कभी दाल उगा लिया। अगर एक ही खेत के ऊपर लगातार चावल उगाए जाएं या फिर लगातार गेहूं उगाया जाए तो उससे क्या होगा बेटा, लगातार गेहूं या चावल उगाने से एक प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। इससे होगा क्या, 4-5 सालों के बाद वो खेत गेहूं उगाने में सक्षम नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमें फसल को बदल बदल कर लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से फसल को बदल बदल कर लगाने से जो है वो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है, और इस विधि को कहते हैं फसल चक्रण। हमने पढ़ा था कि अगर हमें दाल लगाना है बेटा तो दाल जो है वो बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत रखता है। हमने पढ़ा था 7वीं कक्षा के अंदर कि राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, और राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो होता है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने का काम करता है, जिससे मिट्टी के अंदर बेटा बनता है विलयन। क्या बनता है? विलयन। मिट्टी में जल के साथ मिलकर वो विलयन बनाता है और पौधे उसको अवशोषित कर लेते हैं। आपने नोटिस किया ही होगा कि वहां पर राइजोबियम क्या करता था, वहां पर वो एक सहजीवी संबंध दिखाता था। हमने 7वीं कक्षा में पढ़ा था इसके बारे में। अगर बेटा आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी या फिर आप भूल गए उन कंसेप्ट्स को, तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं जो 7th क्लास के लिए बनाया गया है, उस पर भी देख सकते हैं। अब आता है उर्वरक और खाद के बीच में अंतर क्या है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है बेटा। लवण मतलब होता है सॉल्ट, यानी कि नमक कह सकते हैं।
जबकि खाद जो है वो मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक है, यानी प्रकृति के द्वारा तैयार किया जाता है अपघटन प्रक्रिया से। उसके बाद क्या रहा है, उर्वरक जो है खाद फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। उर्वरक का जो प्रयोग है जो हम करते हैं, मतलब आप समझ सकते हो खेतों में, वो जनरली कहाँ तैयार किया जाता है, फैक्ट्रियों में, जबकि इसको खेतों में बनाया जाता है। ये ह्यूमस को नहीं मिलाता है, नमी को नहीं मिलाता, नमी को ऐड नहीं करता है बेटा, जबकि ये नमी को बढ़ाता है। इसमें उदाहरण के तौर पर आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम डाल सकते हैं। ये जो है प्रचुर मात्रा में होते हैं, यानी इसमें कोई भी जो मतलब पोषक तत्व हैं कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, पर निश्चित होते हैं, मतलब कि सभी नहीं होते, कुछ निश्चित होते हैं लेकिन ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं लेकिन तुलनात्मक रूप से उर्वरक से कम होते हैं। समझ में आ गया? इनके उदाहरण डाल सकते हो, इसमें आप डाल दोगे वर्मी खाद और इसमें डाल दोगे बेटा आप अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया या फिर फॉस्फेट वगैरह, तो ये सब डाल सकते हो। फिर हमने पढ़ा था कि खाद के लाभ क्या हैं। खाद बेटा बहुत फायदेमंद होते हैं। खाद जो है मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता बढ़ाते हैं, मिट्टी को पोरस बनाते हैं यानी छिद्र युक्त बनाते हैं, जिससे कि हवा का आदान प्रदान हो सके, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो हैं वह वहाँ पर पनप सकें, मिट्टी में जीवाणुओं की वृद्धि में मदद करते हैं, और बेटा साथ ही इसमें गठन में, मिट्टी के गठन के सुधार में फायदा होता है। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास अगला चरण, नेक्स्ट है हमारे पास सिंचाई। सिंचाई, जैसा कि आपने खाद डाला, खाद डालने के बाद आपको क्या लगता है, क्या जड़ों में कोई मुंह है या हाथ है जो खाद के अंदर से पोषक तत्वों को छांट छांट कर खाने लग जाएंगे? ऐसा तो नहीं होता। आपको पता होगा जड़ जो है सिर्फ जलीय या विलयन वाली चीजों को ही अवशोषित कर सकता है, किसी भी ठोस पदार्थ को अवशोषित नहीं कर सकता है। ये ध्यान रखना, जड़ कभी भी ठोस पदार्थों को अवशोषित नहीं करता है। अगर मान लीजिए आपने वहां पर जो है डाल दिया खाद, डाल दिया उर्वरक, लेकिन पानी डालना भूल गए, तो वो खाद और उर्वरक आपके लिए बिल्कुल भी काम के नहीं रहे। आपका पौधा बेटा विकसित नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो खाद और उर्वरक के अंदर का जो पोषक तत्व है वो जल में घुलने के बाद ही जड़ उनको अवशोषित कर पाते हैं। और पानी देने की प्रक्रिया, जब हम पौधों को पानी देते हैं बेटा, फसलों को पानी देते हैं, उसी को कहते हैं सिंचाई। तो सिंचाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जल देते हैं, और इसकी सहायता से होता है क्या बेटा, जो भी आपने खाद दिया है या नहीं भी दिया है, जो पौधों को पोषक तत्व चाहिए जो मिट्टी में है, उनको क्या करता है, वो पानी में घोल लेता है। मतलब वो पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं अपने आप ही पानी डालने से, और वो पोषक तत्व फिर पानी की सहायता से जड़ अवशोषित कर लेता है और पौधों के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा देता है। तो वही कह रहा है क्या कि पौधों को पानी देने की जो प्रक्रिया है उसे आप कहते हैं सिंचाई। पौधों को पानी देने की प्रक्रिया गर्मियों में अलग होती है बेटा, सर्दियों में अलग। सर्दियों में आपको पौधों को पानी कम देना पड़ता है, क्योंकि सर्दियों में बाहर का वातावरण ठंडा होता है, पानी का वाष्पीकरण कम हो पाता है, पानी का नुकसान कम हो पाता है। इसलिए याद रखें, अगर आप कोई गर्मी में पौधा लगाते हैं तो सुबह शाम पानी जरूर दें उसे। सर्दियों में तो 2-3 दिन में एक बार भी देते हैं तो काम चल जाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो पानी जो है बेटा पौधों के तापमान को भी बनाए रखते हैं। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, कभी भी किसी भी ऐसे जंगली इलाके से आप जाओ या पौधों वाले इलाके से जाओ या पेड़ जहाँ पर बहुत सारे हों, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा महसूस होता है गर्मी के दिनों में, क्योंकि पौधों के पत्तों से पानी निकलता है बेटा और वाष्पीकृत होकर हवा को ठंडा कर देता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि पौधे जो हैं वो छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तों के ऊपर, जिसे हम कहते हैं रंध्र यानी स्टोमेटा, वहाँ से पानी को लूज करते हैं। जैसे हमारे शरीर से बेटा पसीना निकलता है, जिससे हमारे शरीर का तापमान बना रहता है, वैसे ही पौधों के शरीर का भी तापमान बना रहता है। अब सवाल उठता है कि सिंचाई के तरीके क्या हैं। सिंचाई बेटा कुओं द्वारा किया जाता था, नदियों द्वारा और नहरों द्वारा किया जाता था। अब ये सिंचाई के 2 तरीके हैं हमारे सिलेबस में। पहला है बेटा पारंपरिक तरीका। पारंपरिक तरीके ये फोटो से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मोट है, चेन पंप है, ढीकली है, रहट है। तो ये जो है डिफरेंट तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं जिनसे सिंचाई पहले की जाती थी। आजकल सिंचाई करने के लिए अलग तरीका है, हम मोटर का इस्तेमाल करते हैं बेटा। मोटर से पानी को खींचा जाता है, चाहे नहरों से खींचे, चाहे वो नीचे भूमिगत जल को खींचे, चाहे वो तालाबों से खींचे, किसी भी तरीके से खींचे, मोटर से पानी को खींचा जाता है। खींचने के बाद खेतों तक पहुंचाया जाता है। हमारे सिस्टम के अंदर 2 तरह के सिस्टम है जिनके बारे में फोकस किया गया है। पहला है बेटा छिड़काव तंत्र यानी स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो है ना फाउंटेन लगे होते हैं, फव्वारे लगे होते हैं, पानी का प्रेशर जलता है और फव्वारे जो है घूमते हैं, जिससे पानी की छोटी छोटी बूंदें जो है पौधों के ऊपर गिरती हैं। इस तरह का जो ये सिस्टम है
इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पौधों की पत्तियां जो है वो हमेशा स्वस्थ रहती हैं, उनके ऊपर जो धूल मिट्टी पड़ती है वो धुल जाती है, जिससे कि पौधों के पत्तों के जो छेद होते हैं वो खुल जाते हैं, स्टोमेटा जो है वो खुल जाता है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तेजी से होता है। तो पहला फायदा। दूसरा फायदा ये है कि ढलान जैसी संरचना वाले क्षेत्रों में ये कारगर होता है, क्योंकि ढलान में अगर बेटा एक जगह पर आप पानी दोगे तो सारा पानी सरक कर दूसरी जगह चला जाएगा, तो जो पौधे ऊपर लगे हुए होंगे उनको पोषण नहीं मिल पाएगा, जो नीचे होंगे वो पूरे पानी में ही डूब जाएंगे। तो इसीलिए उन जगहों पर यह सिस्टम काम करता है, पानी ऊपर से गिरता है जिससे कि बारिश जैसी सिंचाई हो पाती है और सभी पौधे अच्छी तरीके से उग जाते हैं और स्वस्थ हो पाते हैं। अगला है बेटा हमारे पास ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सभी पौधों की जड़ों तक पाइप जैसी संरचना फैलाई जाती है और वहां पर छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। पाइप में पहले से छेद होते हैं, उन छेदों से पानी जो है वो बूंद बूंद करके टपकता रहता है, जो पौधों की जड़ों में जाता है। ये सिस्टम सबसे अच्छा सिस्टम है पानी को बचाने के मामले में। पानी इससे अच्छी तरीके से बचता है बेटा, क्योंकि जड़ों तक पानी जाने से क्या होता है कि पौधों को पोषण लगातार मिलता रहता है, पानी का नुकसान कम होता है। पर थोड़ी सी इसमें कमी भी है। कमी यह है कि पौधों की जो पत्तियां हैं वो अच्छी तरीके से धुल नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए खेत आपका ऐसे इलाके में है जहां पर बगल में सड़कें हैं, तो उस जगह पर जो है थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, धूल मिट्टी से उनके पत्ते जो हैं वो ढक सकते हैं, पौधों का विकास रुक सकता है। तो बीच बीच में हमें ऊपर से भी पानी देना चाहिए। अब क्योंकि पानी दिया आपने, फसल में आपने जो है वो दिया, क्या देते हैं, खाद देते हैं, उर्वरक देते हैं, उससे क्या होता है ना, आपके पौधों का विकास हुआ। लेकिन पौधों के विकास के साथ साथ बेटा कुछ और अन्य पौधे होते हैं जो हमें चाहिए नहीं होते हैं, पर वो उग जाते हैं, पनप जाते हैं वहां पर, तो उन पौधों का भी विकास होने लग जाता है। उन पौधों को कहते हैं बेटा हम खरपतवार। क्या कहते हैं? खरपतवार। ऐसे पौधे जिनकी जरूरत हमें नहीं है पर हमारे फसलों के साथ साथ वो उग जाते हैं, ऐसे पौधों को हम कहते हैं खरपतवार। तो जो खरपतवार होते हैं उनको हमें हटाना होता है। खरपतवार हटाने के लिए दो तरीके हम लगा सकते हैं, या तो हम बेटा मैनुअली निकालें, हाथ से उखाड़ लें उन सबको, और या फिर कोई दवाई का इस्तेमाल करें, यानी कि खरपतवार नाशी का। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। इसको बेटा मैंने बताया दो तरीके से कर सकते हैं। जो खरपतवार हटाने का सबसे उत्तम समय होता है वो बीज बोने से पहले का होता है, क्योंकि अगर बीज बोने के बाद आप खरपतवार को हटाते हो तब तक वो सारा पोषण ले चुका होता है, फिर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपके बीज जो है वो आपके पैरों से दबकर अंदर चले जाएंगे, बीज बर्बाद हो सकते हैं, फसल बर्बाद हो सकती है। अगर मान लीजिए आपने बीज बोने से पहले निराई कर दी, उसके बाद भी दो चार पौधे ऐसे हैं जो निकल आए, तो उसको बेटा आप हटा सकते हैं हाथों से। उसके बाद खरपतवार नाशी का प्रयोग हमेशा बीज बोने से पहले ही करें, जिससे कि मिट्टी में वो दवाई जो आप डाल रहे हो वो अच्छी तरीके से मिल जाए, जो दूसरे पोषक तत्व लेने वाले पौधे हैं, यानी जिन्हें आप खरपतवार कह रहे हैं, वो ना उग पाए। अब आपने खरपतवार नाशी के बारे में पढ़ा, तो उसमें उदाहरण के तौर पर आप 2D और 4D याद रख सकते हैं। समझ में आ गया? इसका छिड़काव करें, लेकिन छिड़काव करते वक्त समस्या क्या आती है बेटा, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो मुंह और नाक को ढककर छिड़कें, क्योंकि अगर ये आपके शरीर के अंदर गया तो परेशानी कर सकता है। इसकी मात्रा उचित लें, ज्यादा मात्रा में अगर आप डालेंगे बेटा, वैसे तो पौधों के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता, पर जरूरत से ज्यादा डाल दोगे बेटा तो पौधे इन्हें अवशोषित कर लेते हैं और फसलों के अंदर आ जाते हैं, और जब आप खाते हो तो फिर हमें बीमारियां होती हैं। उसके बाद आता है फसल उग गए बेटा, पक गए, अब हमें काटना है। फसल को काटा जाता है। फसल को काटने की प्रक्रिया को फसल की कटाई कहते हैं। कटाई करने के दो तरीके होते हैं, या तो फसलों को बेटा जड़ से उखाड़ा जाता है, कई फसल ऐसे हैं जिनको जड़ से उखाड़ा जाता है, जैसे आप मूली की बात कर लो, शकरकंदी की बात कर लो, आप बात कर लो अदरक की। इनको हम ऊपर से काटेंगे नहीं, या फिर आलू की, उनको उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो मेन तत्व है जिनके लिए हमने इसका उत्पादन किया है वो जड़ के अंदर होते, मतलब मिट्टी के अंदर होते हैं, जड़ों में, तो इसीलिए इनको उखाड़ना पड़ता है। कई ऐसे होते हैं जिनको ऊपर से काटना होता है, जैसे कि आप गेहूं की बात कर लो, धान की बात कर लो, सरसों की बात कर लो, ये सब ऊपर से काटे जाते हैं बेटा। समझ में आ गया? पूरे के पूरे फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है। उसके बाद बेटा हम उसको काटते हैं। जब काटा जाता है तो उसके लिए आप जो है मशीन का प्रयोग करते हैं, और उस मशीन को कहते हैं हार्वेस्टर। क्या कहते हैं? हार्वेस्टर। फिर जब मशीन से वो फसल काट ली जाती है तो उसमें से बीजों को अलग किया जाता है। अलग करने वाले मशीन को कहते हैं बेटा थ्रेशर। क्या कहते हैं? थ्रेशर। और इस प्रक्रिया को कहते हैं थ्रेसिंग। और हार्वेस्टर जो प्रयोग करते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इंग्लिश का शब्द है, थ्रेसिंग इंग्लिश का शब्द है बेटा।
जिनसे हम जो है ये समझ सकते हैं कि फसल काटना और फसलों से बीजों को अलग करना ये दोनों है। कई बार क्या होता है ना कि दोनों एक ही मशीनों के द्वारा हो जाती है, यानी एक ही मशीन है जिससे ये दोनों काम हो जाते हैं। यही फसल को काट भी देता है बेटा, यही फसल में से भूसे को और बीज को अलग भी कर लेता है। ये दोनों काम यही कर पाता है, इसीलिए इसे कहते हैं कंबाइन, इसे कहते हैं कॉम्बाइन। उसके बाद कहता है कि छोटे स्तर पर फसलों को साफ करने के लिए एक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है, तेज हवाएं चलती हैं जिसके लिए आप बेटा पंखे लगा सकते हैं या इस तरीके का कोई मशीन लगा सकते हैं जिससे हवा चलती है और आप जो है फसलों को ऐसे छानते हुए, मतलब आपने देखा होगा आपकी मम्मियाँ, चाचियाँ या दादियाँ ऐसे करती हैं, वो फसलों को एक बर्तन में रखती हैं, ऐसे ऐसे हिलाती हैं, पंखा चलाती हैं और उसमें से धूल मिट्टी जो अलग कण है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमने पढ़ी। अब फसल तैयार हो गया, फसल तैयार किया भाई, बहुत खुशी का मौसम है क्योंकि जब भी कोई काम करते हैं उसका रिजल्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पढ़ाई अच्छी की, आपने चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा, तो अब आपका क्या मतलब है, मतलब एम क्या है, आपने सारी चीज़ें कर ली, सब चीज़ें अच्छी तरीके से उगा लिया, आपने ग्रो कर लिया, तो अब आपका एम क्या है, एम ये है कि भैया हमें जो है अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। रिजल्ट भी मिल गया मुझे, अच्छा बीज भी मिल गया मुझे, सही तरीके से हमने फसल भी काट ली, तो ये जो है मौसम होता है फिर हमारे अच्छे टाइम का, यानी अब हम करेंगे थोड़ा सा महोत्सव। उसके बाद महोत्सव करने के बाद ये कटाई का पर्व होता है जिसको आप अलग अलग देशों में, अलग अलग कह सकते हो राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर जो है पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली और ये सब कुछ इनसे ही रिलेटेड है। उसके बाद आता है कि फसल काट लिया आपने, अब भंडारण बहुत जरूरी है। आपने फसल काटा, फसल को साफ करके रख लिया, अगर उसको आप सही तरीके से भंडारित नहीं करेंगे, सही तरीके से बेटा आप रखेंगे नहीं, तो सारा फसल बर्बाद हो जाएगा, छोटे छोटे कीड़े लग जाएंगे उसमें जो है वो अलग अलग तरीके की बीमारियां हो जाएंगी, नमी आने की वजह से उनका अंकुरन हो सकता है, तो फसल बर्बाद हो सकती है। तो इसीलिए भंडारण सुनिश्चित कर लें कि अच्छी तरीके से हो। तो अगर आप घर में भंडारित करते हैं तो पहले बीजों को ले जाकर सुखा लें धूप में। अब इसका मतलब ये नहीं कि कढ़ाई में भूनना शुरू कर दें। सुखाने से क्या होता है बेटा, उसकी नमी बाहर निकल जाएगी। नमी जिस चीज में रहेगी वो चीज जल्दी खराब होती है, हमेशा याद रखें। नमी को हमें हटाना है, तो पेड़ पौधों से जो प्राप्त होती हैं बेटा हमें फसलें, उनकी नमियों को हटाया जाता है। यही वजह होती है कि फसलें कई जगहों पर खराब हो जाती है, उनको इस चीज के बारे में नहीं पता होता है। तो पहले आप धूप में जाकर अपनी फसलों को सुखा लें, फिर उसमें विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ आती हैं जो आपके शरीर के लिए कोई नुकसानदेह नहीं होती पर कीटों के लिए जो है वो नुकसानदेह होती है, तो वो आप मिला लें उसमें, या फिर नीम के पत्ते मिला सकते हैं जिससे कि छोटे छोटे जो आप कह सकते हैं जीवाणु है वो वहाँ पर ना पनपे, और इस तरीके से आप उन्हें जो है भंडारित कर सकते हैं। बड़े बड़े खाद्य संग्रहालय होते हैं जो जहाँ पर आप भोजन को भंडारित करते हैं, भोजन तो क्या कह सकते हैं, खाद्य सामग्री को भंडारित करते हैं या बीजों को, फसलों को भंडारित करते हैं, जिन्हें कहते हैं बेटा साइलोज। ये आप देख सकते हो FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर साइलोज है। साइलो ऐसा भंडारण होता है जहाँ पर बड़े मात्रा में जो है फसलों को भंडारित किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो बोरी की बोरी जो है अनाज भरी हुई है और यहाँ पर इनको बहुत ही अच्छी तरीके से रखा जाता है, नमी रहित। यहाँ पर हीटर हमेशा चलते हैं बेटा, हर मौसम में हीटर चलता है, गर्मी में, सर्दी में, हर मौसम में यहाँ पर हीटर चलाया जाता है, जिससे कि यहाँ पर जो इस माहौल में, जिस माहौल में इसे रखा गया है उस माहौल में नमी ना आए, तो नमी को हटाया जाता है, नमी को दूर रखा जाता है। उसके बाद हमने जाना था कि सिर्फ हमें फसलों से ही भोजन नहीं मिलता है बेटा, हमें भोजन जीव जंतुओं से भी मिलता है। जैसे दूध दही आप खाते हैं, मांस मछली मीट ये सब खाते हैं, शहद खाते हैं, तो ये सब हमें जो है जीव जंतुओं से मिलता है, तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो जहाँ पर जीव जंतुओं को रखा जाता है उसे कहते हैं बेटा पशुआलय, और पशुपालन कहलाता है ये विधि जिसमें हम पशुओं को पालते हैं। और खासकर कि आप जब अगर मछली खाते हैं तो ध्यान रखें, मछली के अंदर विटामिन डी होता है जो आपके हड्डियों के लिए, शरीर के लिए, त्वचा के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे भोजन के जो दो स्रोत हैं मुख्य, जहाँ से हमें भोजन प्राप्त होता है बेटा, पौधे और हमारे जो जीव जंतु हैं, उन दोनों पर फोकस करने की जरूरत है। जीव जंतु के ऊपर अगर आप फोकस नहीं करेंगे बेटा तो मछली कहाँ से मिलेगा, अंडा कहाँ से मिलेगा, मीट कहाँ से मिलेगा और दूध कहाँ से मिलेगा। दूध से तो फिर बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो उम्मीद है कि ये पूरा पाठ आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करते हुए आपने समझा होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को दोबारा मौका दें आपको कुछ नया समझाने का। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। हमारे अदर भी चैनल्स हैं जो आप लोग जो हैं देख सकते हैं, कमेंट्स में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर विजिट करके आप दूसरे चैनल से भी कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं।
स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।